हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नो क्रैक्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में जितने भी डिटेल्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी थ्योरी थी और जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब काइनेमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह जाता है, वो है रिलेटिव मोशन। क्या है वो? रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि काइनेमेटिक्स में भी हमने इसको दो पार्ट्स में ही पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D। अब हम वन डायमेंशन के अंदर रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है बच्चों? देखिए, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक मूविंग पार्टिकल पर ऑब्जर्वर को रख दीजिए और उस ऑब्जर्वर से कहिए कि दूसरे मूविंग पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करे। तो उस केस में आपका ऑब्जर्वर जो मोशन ऑब्जर्व करेगा उसे हम बोल देंगे रिलेटिव मोशन। क्या बोल देंगे? रिलेटिव मोशन। अभी तक हम काइनेमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर हमारा ऑब्जर्व क्या था? स्टेशनरी था। जी हाँ, बिल्कुल। उन सभी केसेस में हमारा ऑब्जर्वर अभी तक स्टेशनरी था और वो ओरिजिन पर बैठा हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे रिलेटिव मोशन के अंदर अब हम हमारे ऑब्जर्वर को चलायमान कर देंगे, मूविंग कर देंगे। ठीक है ना? अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे उन सब में ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, लेकिन रिलेटिव मोशन में आपको ध्यान रखना है आपका ऑब्जर्वर भी मूवमेंट करेगा। क्या ध्यान रखना है? ऑब्जर्वर भी मूवमेंट करेगा। अब उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? उसका एनालिसिस हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। बोलेगी सर बात समझ में नहीं आई, कैसे? उसका एनालिसिस करने के लिए हम ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद वही सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो हमने स्टेशनरी ऑब्जर्वर के किए थे वो अप्लाई कर देंगे। बोलने से समझ में नहीं आ रहा ना? चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि बात क्या हो रही है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं और दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसका ए पार्ट अपन ले लेते हैं, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मूविंग इन सेम डायरेक्शन मतलब अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स हमारा पहला पार्टिकल ये था और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, और दूसरा पार्टिकल हमारा ये था और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूं v12 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ठीक है, अब देखिए, अब ऑब्जर्वर हमने कहां पर बिठाया है? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का मैं आपको तरीका भी लिखवा के बता दूंगा इसको कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट हमें बोलता है वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। हमें टू के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है, तो हम क्या कर देंगे? ये जो मैं ओ बना रहा हूं ये ऑब्जर्वर है, हमने ऑब्जर्वर कहां रख दिया? इस v2 पर, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए आप समझ लीजिए कि ये कोई कार है जो v1 वेलोसिटी से चल रही है और ये दूसरी कार है, इसको बोल देते हैं कार नंबर 1 जिसकी वेलोसिटी है v1। इसको बोल देते हैं कार नंबर 2 जिसकी वेलोसिटी है v2, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा? हमने ऑब्जर्वर को यहां पर बिठा दिया। हमने ऑब्जर्वर को यहां पे बिठा दिया इस वाली कार में। अब ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो अगर इस कार को देखेगा, ये वाला ऑब्जर्वर अगर इस कार को देखेगा तो उसे कैसा मोशन दिखाई देगा? ऐसा मोशन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? ये तो हमारा ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर को तो यहीं रहने दो भाई, ये ऑब्जर्वर है हमारा इस पे, ओ पे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ वन, ठीक है ना।
वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, पूरा लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू टू। मतलब ये जो हमने निकाला v12, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। इसका फॉर्मूला हमें ऐसे ही लिखना है बच्चों, अगर हमने 1 2 लिखा है तो v1 में से v2 माइनस कर देंगे। अब हमने माइनस क्यों करा, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक जितने भी ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, जितने भी फंडामेंटल्स पढ़े थे, उसमें हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा था, गॉट माय पॉइंट। लेकिन यहां पर ये ऑब्जर्वर है, ये मूविंग कंडीशन में है, तो हमें अगर इसको स्टेशनरी करना है, हमें इसको क्या करना है, स्टेशनरी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ऑब्जर्वर में, इस वाले ऑब्जर्वर का जो रेफरेंस फ्रेम है कार नंबर 2, इस वाले ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम क्या है भाई, आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में हैं, मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूं तो इस कमरे के रेफरेंस फ्रेम में हूं, आप धरती पे खड़े हैं तो आप धरती के रेफरेंस फ्रेम में हैं, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही ये जो ऑब्जर्वर है ये कार 2 के रेफरेंस फ्रेम में है, ठीक है ना, और कार v2 वेलोसिटी से चल रही है तो उसका रेफरेंस फ्रेम भी v2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो जाए, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो जाए, तो इस ऑब्जर्वर को स्टेशनरी करने के लिए हमें इसकी स्पीड 0 करनी पड़ेगी, गेट माय पॉइंट। तो इसकी स्पीड हम कैसे 0 करेंगे, इसकी स्पीड हम कैसे 0 करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर ये इस तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैं इसमें एक वेलोसिटी ऐड कर देता हूं 5 मीटर पर सेकंड जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +5 -5 हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो वो इस केस में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ऐड करूंगा v2 के बराबर की, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो इसमें भी हमें एक वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये मेरे पास पार्टिकल नंबर 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है, और ये मेरे पास पार्टिकल नंबर 2 है, इसकी वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑब्जर्वर हमारे पास है यहां पर, तो मेरे को इसकी वेलोसिटी 0 करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर -v2 कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी मेरे को -v2 करना पड़ेगा, यहां पर भी -v2 करना पड़ेगा। तो उस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रेस्ट पे, उस केस में ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रेस्ट में, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव। तो देखिए v1 -v2, ठीक है ना, ये v2 अपन ने इधर लगा दिया, तो इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, इसको अपन लिख देंगे v2 -v2। देखिए ये प्लस डायरेक्शन है, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम बना देता हूं बच्चों में, ठीक है ना। ये हमारे पास रेफरेंस फ्रेम इस डायरेक्शन में है, मतलब बीच में हमारे पास ओरिजिन है, और ये वाली डायरेक्शन हमने प्लस कंसीडर की है, ये वाली डायरेक्शन हमने माइनस कंसीडर की है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, तो जितना मैग्नीट्यूड ये है उतने ही मैग्नीट्यूड का हम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे। तो देखिए +5 मीटर पर सेकंड -5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया रेस्ट पे, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। अगर v2 की वैल्यू में ले लेता हूँ +5, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी v2 है, तो ये -5 हो जाएगा, तो +5 -5 0, तो ऑब्जर्वर आ गया रेस्ट में। अब ये ऑब्जर्वर इसके मोशन को, कार 1 के मोशन को जो ऑब्जर्व करेगा वो कैसा मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, v1 प्लस डायरेक्शन में है तो +v1 देन v2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे v1, देखिए इसके लिए लिखता हूं मैं, ठीक है ना, इसके लिए लिखता हूं मैं, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, v2 प्लस -v2, तो ये तो हो गया 0, और इसके लिए मैं लिखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा v1 प्लस -v2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वापस यही चीज आ जाएगी। आगे बात समझ में, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यही चीज आ जाएगी। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 बोलते हैं तो हमें लिखना पड़ता है v1 -v2। क्यों लिखना पड़ता है, इस कारण से, क्यों लिखना पड़ता है, इस कारण से, मतलब शुरुआत में हमको ओरिजिनल कंडीशन ये दिखेगी कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि अगर आप इस पे ऑब्जर्वर रखते हैं तो इसको माइनस करेंगे, अब अगर आपने इस पे ऑब्जर्वर रख दिया तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, कैसे, इस तरीके से। देखिए इस पॉइंट की मैंने दोनों को ऐड किया तो इसकी वेलोसिटी 0 आ गई, और इसको ऐड किया तो इसको आ गई, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v1 -v2। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी,
इसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। एक तो आ जाएगा v12 वेक्टर, इसको अपन बोल देंगे v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। बच्चों मैं यहाँ पर आपके वेक्टर लगा रहा हूं क्योंकि बाद में हमको 2 डायमेंशन में भी यही सेम चीज पढ़नी है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। उसी तरीके से अगर मैं v21 लिख देता हूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ये लिख देंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको वन डायमेंशनल मोशन में अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूलेस हो गए। और अगर मैं आपको और भी चीज लिखाना चाहूं इसके अंदर तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है v1 माइनस v2 का। अगर आप इधर देखिए, ठीक है ना, जैसे ये तो था a मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, b पार्ट कर लेते हैं अपन। इसका दूसरा पार्ट नहीं बनाया बच्चों मैंने, इसका दूसरा पार्ट नहीं बनाया, मतलब मैंने आपको ये समझाया अभी v2 माइनस वन कैसे समझेंगे। जैसे देखिए ये रहा हमारे पास, ये v1 वेलोसिटी है और ये हमारे पास v2 वेलोसिटी है। अब की बार हमने ऑब्जर्वर कहां रखा है, अब की बार स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्वर रखा है यहां पर। अब की बार हमने ऑब्जर्वर कहां रखा है, यहां पर। तो हमें इसको स्टेशनरी करना है, ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे v1 जोड़ दूंगा और इधर भी मैं v1 जोड़ दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस माइनस v1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, यही हो जाएगा। तो देखिए यही चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले आपको दो पार्टिकल्स देखने हैं जो मूव कर रहे हो। सबसे पहले आपको दो पार्टिकल्स देखने हैं जो मूव कर रहे हो, वेदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और नॉट। अभी हम अपोजिट डायरेक्शन का केस भी लेंगे। ठीक है ना, तो आपको सेम डायरेक्शन वाला केस दे रखा है, तो हमने दो पार्टिकल कंसिडर करने हैं, कर लिया। पहला कार 1, दूसरा कार 2, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो पहले कार की वेलोसिटी v1, दूसरे कार की वेलोसिटी v2। अब हमको इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो ऑब्जर्वर को यहां बिठाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां पर हम ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं उसे हमें रेस्ट पे करना पड़ता है, उसे हमें रोकना पड़ता है। तो कैसे रोकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी ऐड करके। तो देखो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी ऐड कर दी, तो जितनी यहां पर ऐड करेंगे उतनी ही यहां पर भी ऐड करेंगे, जितनी यहां ऐड करेंगे उतनी ही यहां पर ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे +3 करता हूं तो मेरे को यहाँ पे भी तो +3 करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। आ रही है ना बात समझ में। तो इसी तरीके से हमने v2 अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जोड़ा तो यहाँ पर भी जोड़ दिया, तो उस अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया ऑब्जर्वर वाला जो कार था वो हमारे पास आ गया रेस्ट पे 0। और जो दूसरे कार की वेलोसिटी होगी अब वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट आप डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कैसे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम वेलोसिटी के केसेस कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव। तो देख लीजिए ये हमारे पास है v1, ठीक है, और ये पार्टिकल हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा v2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको वापस से v12 निकालना है। क्या निकालना है, v12 वेक्टर। तो देखिए v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। बोलेगी सर आपने ये कैसे लिया, देखिए हमारा रेफरेंस फ्रेम आपको दिख रहा है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और v2 की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो v1 माइनस ऑफ माइनस v2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ठीक है, बच्चों कोटा में बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं,
तो रिलेटिव मोशन के नाम पे उन्हें क्या बताया जाता है? रिलेटिव मोशन के नाम पे उनके दिमाग में एक ही फंडामेंटल चलता रहता है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस कर दो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को प्लस कर दो। ये बिल्कुल सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए, अब हम चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है। ऑब्जर्वर कहां पर है? हमारा यहां पर। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये जीरो हो जाए। और जब ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो करना है, तो देखिए इसको जीरो कैसे करेंगे? इसको हम इस तरीके से जीरो करेंगे। देखिए ये हमारे पास v2 है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये हमारे पास था v1 इस डायरेक्शन में, ठीक था, ये v1 था हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो करना है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, तो हमें v2 के बराबर की वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये रही हमारे पास v2 के बराबर की वेलोसिटी, ठीक है ना, ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दी, तो ऑब्जर्वर अब आ गया रेस्ट पे। अब ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है ना। तो हमें इसमें भी इतनी ही वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो इसमें हमें इतनी ही वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। भाई यहां पर हमने ऐड करी तो यहां पर भी तो ऐड करेंगे ना, जैसा इसमें यहां पे हमने किया था सेम डायरेक्शन में। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में v2 ऐड किया था, तो यहां पर भी v2 ऐड करना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर ऑब्जर्वर को रेस्ट करने के लिए हमने इस डायरेक्शन में v2 ऐड किया है, तो यहां पर भी हमको v2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है? v1 वेलोसिटी, ये क्या है? v2 वेलोसिटी। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड ही तो होंगी। आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। तो आपको दूसरा डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या समझ में आया कि मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी माइनस हो जाती है, ठीक है। अब v21 को हम क्या लिखेंगे? जैसे वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो इसी तरीके से हम v21 को लिख देते हैं v21। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। यहां तक आई बात समझ में? अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, भाई ये तो थी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, अब हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है, ये हमारे पास ओरिजिन है और हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, एक यहां पर और एक यहां पर। इसकी लोकेशन है x1 और इसकी लोकेशन है हमारे पास x2। आगे बात समझ में? हाँ, तो O से लेके x तक चलने में मेरे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ओरिजिन पर। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और x2 तक चलने के लिए मेरे को यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। आगे बात समझ में? ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन। अब हम चाहते हैं कि x12 निकालेंगे। क्या चाहते हैं हम? कि x12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो x12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ x2, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा? इसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। पढ़ने का तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखवाया वो सब जगह अब सेम ही फॉलो होएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो इसे क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2। क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2। अब आप खुद देखिए कि x1 माइनस x2 कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। हमें ऑब्जर्वर कहां पे रखना है? अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो ऑब्जर्वर अब हमें यहां पे रखना है OB। ओ यहाँ पे ओरिजिन है तो मैंने ऑब्जर्वर यहां पे रखा। मैंने ऑब्जर्वर कहां रखा? यहां पे रखा, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में x1 किधर है? इसके रेस्पेक्ट में x1 किधर है?
बोलेगी सर इसके रेस्पेक्ट में x1 कितने डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में है। आ रही बात समझ में? जब मैंने ऑब्जर्वर को यहां पे रखा तो इसके रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये डिस्टेंस छोटी है और ये वाली डिस्टेंस बड़ी है। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस है 2 मीटर और ये डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है ना। तो x2 की जगह हम रखेंगे 5, इसकी जगह रखेंगे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3, ठीक है ना। -3 आ जाएगा। तो माइनस साइन कौन सा है हमारा, रेफरेंस फ्रेम की ये वाली डायरेक्शन माइनस है, तो देखो डायरेक्शन यही आ रही है हमारे पास, माइनस डायरेक्शन ही आ रही है ना। और 3 क्या हो जाएगा, 3 ये लेंथ हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, ये लेंथ 3 हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। क्लियर है यहां तक? अब चलिए इसी चीज को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे, वापस मैं इस डायग्राम को बना देता हूं। ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार स्टूडेंट्स, अब की बार मैं ऑब्जर्वर को कहां रख रहा हूं, अब की बार मैं ऑब्जर्वर को यहां रख रहा हूं, है ना। अब की बार मैंने ऑब्जर्वर को यहां रखा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, x21 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ठीक है, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। तो ऑब्जर्वर को हमने अब यहां रखा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली लोकेशन कहां मिलेगी, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां से लेके हमें यहां तक चलना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट आया है, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है, ये कितना आ जाएगा, x21। ये कितना आ जाएगा, x21। तो ध्यान देने वाली बात बच्चों हमारे पास ये है कि x12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x21 वेक्टर, ठीक है। मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए x12 की डायरेक्शन है इधर और x21 की डायरेक्शन है उधर, दोनों की लेंथ सेम है। मतलब अगर मैं x1 और x2 को 3 और 5 ले लेता हूं, है ना, तो मेरे पास ये भी 3 मीटर आ जाएगा। सॉरी, x1 और x2 को मैं 2 और 5 ले लेता हूं, तो मेरे पास ये भी 3 मीटर आ जाएगा और ये भी 3 मीटर आ जाएगा। लेकिन ये x12 आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में और x21 आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन माइनस साइन लग रहा मतलब डायरेक्शंस में अपोजिट हैं। एंड और दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली, दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली कि मैग्नीट्यूड ऑफ x12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x21 वेक्टर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां तक क्लियर है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल यहां तक क्लियर है सर। अब आप देखिए कि क्या ये वाली चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, बोले कि नहीं सर यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात अलग है, वेलोसिटी की बात अलग है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और ज्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ेंगे हम? इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना भाई। ओवरऑल हो तो क्या रहा है, ओवरऑल हो तो मोशन ही रहा है, और वो मोशन होगा तो उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से हैंडल करेंगे। लेकिन पिछली जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उनके अंदर हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा था, लेकिन अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी नहीं है। तो आइए देखिए किस तरीके से इक्वेशंस हम रखेंगे। तो इक्वेशंस हम रखेंगे सबसे पहले पहली इक्वेशन, ठीक है ना। तो नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी,
सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी कि v रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक है, जहां पर यू वी रिलेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पर हम अगर v रिलेटिव की बात करें तो वो या तो हमारे पास v12 होगा या फिर v21 होगा। ठीक है ना, v रिलेटिव हमारे पास 1-2 की जगह तो इनिशियल और फाइनल कर देते हैं, 1-2 की जगह हम क्या कर देंगे, इनिशियल और फाइनल। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर को यहां पे रख रहे हो या यहां पे रख रहे हो। भाई दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो किसी एक पर तो ऑब्जर्वर को रखना पड़ेगा, तो v रिलेटिव अपन ले लेते हैं v12 या फिर v1 माइनस v2। ठीक है ना, आप 2-1 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में उसने ऑब्जर्वर को कहां रखा है, इसलिए मैं यहां पर 1-2 लेके चल रहा हूं, आगे सब जगह मैं 1-2 ही लूंगा। 2-1 भी हो सकता है, ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2-1 भी हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद अगर अपन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो उसको अपन बोल देंगे u12, तो हमारे पास हो जाएगा u1 माइनस u2। ठीक है ना, यहाँ पे आपको वेक्टर्स लगाने हैं, यहाँ पे आपको वेक्टर्स लगाने हैं, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा s रिलेटिव इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू s12। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे s1 वेक्टर माइनस s2 वेक्टर, जहां पे sr क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, sr क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस जो हम पहले पढ़ चुके थे, इनको हम वापस से यहाँ पर भी वापस से देख सकते हैं। बस अंतर अब इतना आ जाएगा कि पहले जो हमारे पास एब्सोल्यूट पैरामीटर्स थे, एब्सोल्यूट पैरामीटर्स मतलब जब आपका ऑब्जर्वर रुका हुआ था तब हमने जो पैरामीटर्स मेजर किए थे वो एब्सोल्यूट पैरामीटर्स, लेकिन जब हमारे दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो किसी एक पार्टिकल पर हमने ऑब्जर्वर को रख दिया तो हमारा ऑब्जर्वर मूवमेंट में है, तो अब हम जो पैरामीटर मेजर करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव पैरामीटर्स। तो यहाँ पे इन इक्वेशंस में हम रिलेटिव पैरामीटर्स रख देंगे तो हमारे पास बाकी सारी कैलकुलेशंस पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड ए मिनिमम टू अवॉइड डिस्टेंस, टू अवॉइड फाइंड ए मिनिमम टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है ना, इफ ड्राइवर ए applies brakes when separation between A and B is D। तो बच्चों प्रॉब्लम के बारे में हमें कुछ इस तरीके से कहा गया है कि हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, ओके, यहां पर हमारे पास एक कार है A और यहां पर हमारे पास एक कार है B, ओके। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, D। A ने B को देखा, A की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी v1, B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी v2। ठीक है, तो A ने B को देखा और A ने B को देखते ही ब्रेक मार दिए, है ना, t इक्वल टू 0 पर इसने ब्रेक मार दिया, क्या मार दिया, ब्रेक। तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन लगेगा बच्चों, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन लगेगा। भाई ब्रेक मार देते हैं तो स्पीड कम होती है, स्पीड कम हो रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं रिटार्डेशन। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो इसकी स्पीड धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस ए की कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ए और बी में एक्सीडेंट ना हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखिए ऑब्जर्वर कहां पर है, ए पर है कि बी पर है, सोच के बताइए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे पूछा था कि इन दोनों में से ऑब्जर्वर कहां है, तो सीधी सी बात है कि ब्रेक इसने मारा है भैया, ये तो आगे चल रहा है, इसकी आंखें कहां है, आगे, इसको पीछे वाला थोड़ी दिख रहा है, लेकिन इसको आगे वाला दिख रहा है, तो इसको बी कार दिखी। और एक्सीडेंट कौन बचाना चाहता है, ये बचाना चाहता है, तो ऑब्जर्वर यहीं पर होगा, ऑब्जर्वर यहीं पर होगा। तो ऑब्जर्वर जब यहां पर होगा तो हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे इसके रेस्पेक्ट में। भाई हमने जो भी पढ़ा है ना, इस वाले प्रॉब्लम को मैं अभी दोबारा कराऊंगा आपको, है ना, ओरिजिनल मेथड से, मतलब जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उस मेथड से कराऊंगा, तो बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल बनेगा, देखना आप। लेकिन इसी प्रॉब्लम को मैं रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सॉल्व कराना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया है। तो देखिए इस पे ऑब्जर्वर रख देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो v रिलेटिव, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 माइनस v1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं देखो, इसलिए बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद अगर हम रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 1, एक्सीलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 1। अब देखिए ब्रेक इसने मारा है तो एक्सीलरेशन इस पे लग रहा है, इसने थोड़ी ब्रेक मारा है, ये तो अपनी स्पीड से चलता जा रहा है, तो इसकी स्पीड तो अभी भी कांस्टेंट है। तो जब अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो a2 हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा ना। तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, a1 की वैल्यू क्या है a, ठीक है ना, और इसको मैं a मिनिमम भी लिख देता हूं, आगे बात समझ में। और दूसरी चीज ये कि अगर हम एस रिलेटिव की बात करें, हम बात करते हैं एस रिलेटिव की, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है d, और इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस d। रेफरेंस फ्रेम आपको ध्यान रखना है ना। तो ऑब्जर्वर यहां है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में b का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और प्लस d के बराबर, तो s रिलेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस d। ओके, अब देखिए हमारे पास इनिशियल स्पीड है, हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस है, हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो एंड और अब आप बताइए कि जो v रिलेटिव होगा वो कितना आना चाहिए, v रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स जीरो, v रिलेटिव कितना आ जाएगा जीरो। अब देखिए v1 स्पीड ज्यादा है, मान लेते हैं ये है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 स्पीड कम है, मान लेते हैं ये है 7 मीटर पर सेकेंड। ये वाली स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो इससे जाके टकराएगी, ये तेज चल रहा है ये धीरे चल रहा है तो ये इससे जाके टकराने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन सपोज कीजिए इसकी स्पीड होती 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड होती 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो बहुत आगे चल जाता, ये तो धीरे चल रहा है ये तेज चल रहा है, तो ये कभी भी टकरा नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो जब ए पार्टिकल की स्पीड बी पार्टिकल की स्पीड के बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो ना, मतलब ए पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तब दोनों की रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होते 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 7 मीटर पर सेकंड तक नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों की रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते 7 हो गए तो उसकी रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं, अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो कभी इनकी टक्कर होगी क्या, नहीं, तो रिलेटिव फाइनल स्पीड हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो बच्चों ये जो मैंने डाटा कंसीडर किया है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, बाय थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है,
थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक है, वी रिलेटिव का स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर। यू रिलेटिव हमारे पास कितना आ रहा था बच्चों, ये देखिए यू रिलेटिव हमारे पास आ रहा था v2 माइनस वी वन, तो इसको मैं लिख दूंगा v2 माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव, तो प्लस 2 ए रिलेटिव हमारे पास कितना था माइनस ए मिनिमम। ठीक है, इंटू एस रिलेटिव हमारे पास था प्लस डी। हमें ए मिनिमम निकालना था बच्चों, तो यहां से हमारे पास ए मिनिमम आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं v2 माइनस वी वन का स्क्वायर इक्वल टू 2d इंटू ए मिनिमम। तो ए मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v2 माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए मिनिमम इज इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम को मैंने बिल्कुल 2 लाइन के अंदर बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप एक बार इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसी प्रॉब्लम को मैं वापस दूसरे तरीके से करवाता हूं। तो बच्चों, वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, बस ये इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके ऊपर अब हमें अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको करवा चुका हूं, तो चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल to reach the floor of lift। ठीक है, अब हमने लिफ्ट की बात करी है तो हमें एक लिफ्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपके लिए लिफ्ट बना देता हूं। तो ये हमारी एक छोटी सी लिफ्ट है, कंसीडर कीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारी छोटी सी लिफ्ट है। तो लिफ्ट में बॉल हमारे पास कहाँ थी, बॉल हमारे पास यहाँ थी टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बॉल कहाँ थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास बॉल है, और ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है। तो इनिशियल में u इक्वल टू 0 था, और ऊपर की डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन था हमारे पास 2 मीटर। एक्सीलरेशन था हमारे पास 2, इसका ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बच्चों आप ध्यान देना कि ये जो लिफ्ट है, ये बॉल किसके रेफरेंस फ्रेम में है, इस लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है ना, ये लिफ्ट 0 से स्टार्ट हुई है, लिफ्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है 0, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बॉल है इसकी भी इनिशियल स्पीड 0 है, हमने इस बॉल को पकड़ के छोड़ा है, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है ना, और ये नीचे किस एक्सेलरेशन से गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। भाई यहाँ पे इसको किसी ने पकड़ थोड़े रखा है, तो ये किस एक्सेलरेशन से गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। आगे बात समझ में। और ये जो मैंने सीन बनाया है, ये मैंने आपको सीन बना के दिया है t इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, t इक्वल टू 0 पर मैंने आपको ये सीन बना के दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। इस बॉल को यहां तक गिरने में, इस लिफ्ट के फ्लोर पे टच होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को करने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास लिफ्ट का लेवल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिफ्ट का लेवल है। तो अब आप खुद सोचिए कि कुछ समय बाद हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगी।
ये सिचुएशन होगी नहीं होगी कुछ समय बाद, है ना। मतलब ये मैंने आपको बनाया है t इक्वल टू टी पर, और उस समय हमारी जो लिफ्ट है, हमारी जो बॉल है वो यहाँ पे आके टकरा गई, ठीक है। तो बॉल तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है, लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। क्लियर है। तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बच्चों? बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? बॉल ने सिर्फ इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है बॉल ने। इसको अपन h बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? इतना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल करा है, तो हमें ये h निकालना है और उस h के करस्पॉन्डिंग टाइम निकालना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो डाटा था वो डाटा ये था कि लिफ्ट की हाइट हमारे पास थी 3 मीटर। लिफ्ट की हाइट कितनी थी? 3 मीटर। लिफ्ट 3 मीटर हाई है हमारे पास। तो चलिए अब हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप ऑर्डिनरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऑर्डिनरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो रिलेटिव से सॉल्व करूंगा भाई। मैं कैसे सॉल्व करूंगा? रिलेटिव से, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव पढ़ाया है। तो एस रिलेटिव, बताइए एस रिलेटिव कितना आ जाएगा भाई? एस रिलेटिव है ना, एस रिलेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है? लिफ्ट ऑब्जर्व कर रही है कि बॉल ऑब्जर्व कर रही है? आप बताइए। लिफ्ट का रेफरेंस फ्रेम है, तो लिफ्ट में कोई होगा जो इस बॉल को नीचे गिरते हुए देख रहा होगा। क्लियर है भाई। रिलेटिव मोशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मूविंग पार्टिकल और दूसरा होता है मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है ना। एक होता है मूविंग पार्टिकल, एक होता है मूविंग ऑब्जर्वर। तो इस केस में मूविंग पार्टिकल है हमारे पास ये बॉल, और मूविंग ऑब्जर्वर क्या है? ये लिफ्ट, ठीक है ना। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 3 तो होएगा। इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 3 मीटर। अब बात आती है कि सर ऊपर करें कि नीचे करें, तो रेफरेंस फ्रेम आपको ले लेना चाहिए। ये हमारे पास ओरिजिन, इसको मैं प्लस डायरेक्शन ले लेता हूं, इसको मैं माइनस डायरेक्शन ले लेता हूं, तो हमारे पास एस रिलेटिव आ जाएगा -3 मीटर। कितना आ जाएगा? -3 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम यू रिलेटिव निकालेंगे, मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी थी लिफ्ट की? 0। और इनिशियल में इस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? ये भी 0 थी। तो 0 - 0 हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यही निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये लिख देंगे अपन। अब बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? बॉल का एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये किस एक्सेलरेशन से गिर रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिर रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हो जाएगा माइनस। तो बॉल का एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा -g, माइनस ये वाला माइनस। अब al, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन al है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा +2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g की जगह हम 10 रख देते हैं, तो -10 - 2 मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा है टाइम टेकन, तो हम क्या करेंगे? बाय फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, यही आ जाएगी। तो चलिए v रिलेटिव रख देते हैं, v रिलेटिव। तो v रिलेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास? v रिलेटिव की टर्म्स में हमारे पास है नहीं मोशन की इक्वेशन, तो चलिए सेकंड इक्वेशन से कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें v रिलेटिव के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे देखते थे हमारे पास क्या क्या पैरामीटर अवेलेबल है। रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है। तो हम यूज करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन। हम क्या यूज करेंगे? बाय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है? s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस 1/2
इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, यही होती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एस रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास रख देंगे -3, यू रिलेटिव 0, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए रिलेटिव हमारे पास आ रहा था -12 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखिए -3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6, इसको जब अपन कैंसिल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/6, 3/6। तो जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/6 इक्वल टू √1/2। तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 1/√2 सेकेंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब 1/√2 सेकेंड पर आपकी जो बॉल है वो इस लिफ्ट के फ्लोर से हिट कर जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2 cars A and B, 2 cars A and B are 96 मीटर अपार्ट, दो कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है 96 मीटर, ठीक है ना। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। एट t equal to 0 car A has constant speed कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कार बी की है बच्चों, है ना। कार बी हैज कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है कार ए का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ कार मीट, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ कार्स मीट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो चलिए प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दो कार है ए और बी, है ना, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 96 मीटर, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। एट टी इक्वल टू 0, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। एट टी इक्वल टू 0 मतलब जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ था, कार बी हैज कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 0 पर बी की स्पीड कांस्टेंट थी 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और कार ए कैसी थी, रुकी हुई थी। कब, t इक्वल टू 0 पर कार ए रुकी हुई थी, लेकिन उसने अपना मोशन एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ कार्स मीट, वो टाइम पता कीजिए जब दोनों कार एक दूसरे से मीट करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ए और बी दोनों 96 मीटर अपार्ट थी, तो अब आप बताइए कौन आगे था और कौन पीछे था। हम बी को पीछे ले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बी ये रही और ए ये रही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो था हमारे पास t इक्वल टू 0 पर, ये हमारे पास क्या था t इक्वल टू 0 पर, तो इसकी स्पीड तो फिक्स थी हमारे पास। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 96 मीटर, ठीक है।
ये फिक्स स्पीड से आ रही थी और इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास है t इक्वल टू 0 पर। तो पहले b a से मीट करेगी, ठीक है, फिर b आगे निकल जाएगी, फिर b आगे निकल जाएगी, ठीक है, b आगे निकल जाएगी। b के आगे निकलने के बाद a की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है क्योंकि a एक्सेलरेशन पर है, a की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो कुछ समय बाद a b को ओवरटेक कर लेगी। आ रही बात समझ में? मतलब इनिशियल, ये मैंने आपको इनिशियल कंडीशन बता दी है। इनिशियल में b पीछे थी और a आगे थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 96 मीटर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे चलना, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये तो फिक्स स्पीड से चल रही है। तो पहले b a को ओवरटेक कर लेगी, मतलब b a से आगे निकल जाएगी। अब b आगे चल रही है, थोड़ी देर बाद a की स्पीड बढ़ते 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 इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब वो b को ओवरटेक करेगी। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर टाइम की दो वैल्यूज आएगी जब दोनों कार एक दूसरे से मीट करेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं कि हमारे पास एस रिलेटिव कितना है हमारे पास 96 मीटर। एस रिलेटिव कितना है बच्चों हमारे पास, एस रिलेटिव हमारे पास कितना आ गया बच्चों, एस रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा 96 मीटर। और ऑब्वियस सी बात है, हमने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, हम इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है ना। बी के रेस्पेक्ट में ए का डिस्टेंस कितना है 96 मीटर। तो एस रिलेटिव हमारे पास आ गया 96 मीटर। इसी तरीके से अगर हम यू रिलेटिव निकालेंगे, यू रिलेटिव, तो यू रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए, ठीक है ना, यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 0। तो यू रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि b की स्पीड हमें दे रखी थी, देखो है b की स्पीड, ये रही b की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ub माइनस यू है 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास a रिलेटिव निकाल लेते हैं हम, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस ए। अब b का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, b का एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, देखो कांस्टेंट स्पीड, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। a का एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, तो -2, ठीक है। तो हमारे पास ए आर की वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कब मीट करेंगी। सो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और टाइम पूछा है। तो सेकंड इक्वेशन लगेगी जैसे इसके अंदर लगाई गई बनना है, ठीक है ना। तो बाय हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन हम लगाएंगे। तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एस रिलेटिव की वैल्यू में रख देता हूं, मेरे पास आ जाएगा कितना 96 इज इक्वल टू यू रिलेटिव हमारे पास था 20, तो 20 इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव की वैल्यू थी हमारे पास -2 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा -t²। तो उसको अपन इधर ले जाएंगे, तो t स्क्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है, क्या बनी है क्वाड्रेटिक। और इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होने चाहिए, है ना, 2 रूट्स होने चाहिए। तो 12 अट्ठे छिन्न में होता है, 12 अट्ठे छिन्न में होता है, और 12 और 8 20 होता है। तो मैं इसके फैक्टर्स कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा t इंटू टी माइनस 12, उसके बाद -8 इंटू टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की 2 वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारे पास आ जाएगा t माइनस 8 और t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब t इक्वल टू 8 सेकेंड एंड t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है ना। हमारे पास t की 2 वैल्यू आई है, मतलब a और b कब कब मिलेंगे, t इक्वल टू 8 सेकेंड पर मिलेंगे जब b a को ओवरटेक कर रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। और t इक्वल टू 12 सेकेंड पर भी ये दोनों एक बार मिलेंगे तब a b को ओवरटेक कर रहा होगा। क्लियर है बच्चों,
है ना। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आई होगी। रिलेटिव का एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से आपको खेलना आना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम व्हेन A and B both meet। ठीक है, अब A और B की बात हो रही है तो चलिए A और B बना देते हैं। तो ये हमारे पास है A, पार्टिकल नंबर A, और ये है हमारे पास पार्टिकल नंबर B। ठीक है, A U1 स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है और B U2 स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की हाइट जो है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है h। यहां तक आ रही बात समझ में बच्चों। तो बच्चों आपको वो ये भी पूछ सकता है t = 8 सेकंड पर इसका इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, तो ऑब्वियसली दोनों मीट कर रही थी तो 0 ही होगी। तो बेसिकली बच्चों काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम में टाइम निकालना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था टाइम ही वो कड़ी है जो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल और या फिर रिलेटिव मोशन को जोड़ के रखती है। तो अगर आपने किसी न्यूमेरिकल में टाइम निकाल लिया तो टाइम के बिहाफ पे आप डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी हमसे टाइम पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे u रिलेटिव। u रिलेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, ua माइनस ub। ठीक है, तो u रिलेटिव कितना हो जाएगा, u रिलेटिव हमारे पास हो जाएगा ua कितना है, ua। तो चलिए रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी सर, तो ये रेफरेंस फ्रेम बना लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये डायरेक्शन में प्लस ले लेता हूं और ये डायरेक्शन में माइनस ले लेता हूं। तो ua हमारे पास कितना है, माइनस u1। ua कितना है, माइनस u1, तो इसको अपन लिख देंगे माइनस ऑफ u1, ये माइनस, ये वाला साइन वाला माइनस, फिर ub कितना है, u2, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास आ गया u2। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम निकालेंगे a रिलेटिव। a रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा aa माइनस ab, aa माइनस ab। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ a, ये किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए, तो माइनस ऑफ g। फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ गया ना माइनस। उसके बाद ए बी, बी के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, बी के ऊपर भी तो ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है। तो बी के ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला साइन वाला माइनस मैंने यहां रख दिया। अब ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी प्लस जी। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है इन दोनों का, 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एंड और हमारे पास एस रिलेटिव कितना आ जाएगा, एस रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा कि y ऑफ a माइनस y ऑफ b। मतलब a की हाइट कितनी है, आप यहां से देख सकते हैं। तो a की हाइट कितनी आ जाएगी, प्लस h, और b की हाइट कितनी आ जाएगी, माइनस h। तो a की हाइट, चलिए ऑब्जर्वर हम यहाँ, ऑब्जर्वर को हमको यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है वो आपके ऊपर, ठीक है ना। अगर हम यहां पे रख देते हैं ऑब्जर्वर को, तो YA 0 आ जाएगा, YA कितना आ जाएगा, 0। ध्यान रखना बच्चों, मैंने ऑब्जर्वर यहां रखा है, मैंने ऑब्जर्वर यहां रखा तो उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं। A से B कितनी दूर है, नीचे की तरफ H है ना। तो YA, A का डिस्प्लेसमेंट कितना ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, 0। ऑब्जर्वर यही है और A भी यही है, तो दोनों की लोकेशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। फिर आता है माइनस साइन, तो ये माइनस आ गया माइनस। अब YB मतलब B की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमने यहां रखा था, B तक पहुंचने के लिए हमें H डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा माइनस डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ माइनस H। तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
एस रिलेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एच के बराबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगानी है। तो y सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, s रिलेटिव की जगह हम क्या रखेंगे, s रिलेटिव की जगह हम रख देंगे h इक्वल टू u रिलेटिव हमारे पास आ रहा है u1 u2, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस u1 प्लस u2, इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से बाहर, इंटू टी प्लस, अब a रिलेटिव की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, बोले यहां से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 हो गई। तो यहां से अगर हमको t की वैल्यू निकालनी है, यहां से अगर हमको t की वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मॉड ऑफ h बाय u1 प्लस u2। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया कि इतने टाइम पर दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। और यहां पर मैंने मॉड क्यों लगाया बच्चों, मॉड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा था और टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आती। ठीक है, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, किसकी, इनके रिलेटिव अप्रोच की। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव अप्रोच, ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव अप्रोच, मतलब ये दोनों किस डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो टाइम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप एक बार इस पूरे बोर्ड का, ये जो मैंने अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कराई है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मोशन इन 1D रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन इन 1D हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके कुछ मैंने बेसिक से न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, है ना। अब 2 डायमेंशन में हम रिलेटिव मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।